A very good morning to all of you dear students. Today I am going to start a new chapter, that is gravitation, chapter 10 in physics. But before starting the chapter, one thought for you, and that is your future is created by what you do today, not tomorrow. Your future is created by what you do today, not tomorrow. आपका future आपके आज पर depend करता है. So focus on your present. आप जो भी अपना स्टडी से रिलेटेड टारगेट सेट करते हैं डेली, उसे डेली कंप्लीट करें, उसे नेक्स्ट डे पर पेंडिंग ना छोड़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ, एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ मूव करने से पहले जरूरी है आप अपने प्रेजेंट के टारगेट पर, डेली के जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उन पर फोकस करें. और अगर आप अपना डेली का टारगेट, डेली का स्टडी वर्क डेली कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली ये हैबिट्स, ये आदतें आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं. और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ग्रेविटेशन. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इंटरेस्ट भी बहुत आएगा आपको और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर. और इस चैप्टर को हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. स्टोरी है a 23 years old person की. A 23 years old person was sitting under a tree. 23 साल का एक पर्सन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था. The tree is apple tree and apple fall on him. एक एप्पल टूट के उन पर गिरा. Then he start thinking. उन्होंने थिंकिंग स्टार्ट कर दी. एप्पल का गिरना एक बहुत ही कॉमन इवेंट था. ट्री से एप्पल गिरा बहुत ही कॉमन इवेंट था, बहुत ही एक साधारण सी घटना थी. बट वो एप्पल जिस पर्सन पे गिरा वो कोई कॉमन पर्सन नहीं था. नेम ऑफ दिस पर्सन इज आइजैक न्यूटन एंड इज वेरी वेरी जीनियस पर्सन. आइजैक न्यूटन. Isaac Newton. We read about Sir Isaac Newton in our previous chapter, Force and Laws of Motion में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं. Isaac Newton, scientist who gave the laws of motion, जिन्होंने न्यूटन्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं. लॉज ऑफ मोशन, 3 मोशन के लॉज दिए थे. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने किस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्क्राइब किया था. न्यूटन 23 साल के थे, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे. जैसे ही एप्पल उनके ऊपर गिरा उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या हर ऑब्जेक्ट, जिस तरह से एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्या अर्थ भी एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? क्या यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? क्या अर्थ मून को या मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे, इस चैप्टर में रीड करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, हम यहाँ एक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं. वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, और जिन फोर्सेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं उन्हीं में से एक फोर्स हम रीड करने जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ग्रेविटेशन चैप्टर को समझने से पहले एक सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना बहुत जरूरी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट मूव करती ही जाएगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग
ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रही है तो उसे इस तरह से बैंड ना होके, अगर वो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, तो उसे इस तरह से स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करना चाहिए, उसे ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए या उसे बैंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करके ही किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या उसे हम टर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, इट मीन्स उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स हमेशा उसके राइट एंगल पर होगा। जो फोर्स अप्लाई है वो उसके साथ राइट एंगल फॉर्म करेगा और एवरी प्लेस पर, हर जगह फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ मूव करेगा। फोर्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ वर्क करेगा और एवरी प्लेस पर जो फोर्स है वो उसके साथ राइट एंगल फॉर्म करेगा और जिस पॉइंट की तरफ ये फोर्स वर्क करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। वो पॉइंट उस सर्कल का सेंटर होगा और इस सेंटर पॉइंट की चारों तरफ जो वे है वो होगा आपका सर्कुलर वे ऑल ओवर। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसके राइट एंगल पर होगा और हर जगह पर फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ वर्क करता है। जिस पॉइंट की तरफ वो फोर्स वर्क कर रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसकी तरफ फोर्स वर्क कर रहा है और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर और उसके राइट एंगल पर होगा, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। सो दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स वो फोर्स जो सेंटर की तरफ मूव करता है, फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिपिटल मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स हमेशा उसके राइट एंगल पर होगा और एवरी प्लेस पर फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ मूव करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ वर्क करेगा और वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस पॉइंट की तरफ वो फोर्स काम करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल और इस पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक फॉर्म होगा, सर्कुलर पाथ फॉर्म होगा और फोर्स एवरी प्लेस पर राइट एंगल फॉर्म करेगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, that is called centripetal force. The meaning of centripetal is towards the center. फोर्स किसकी तरफ वर्क कर रहा है? सेंटर की तरफ। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। ऑल ओवर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो क्या जरूरी है? सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रही है, हमें उसे राउंड करना है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमें सेंट्रिपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव नहीं कर सकती। जितने भी सर्कुलर मोशन है वहां नेसेसरी फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स। इसके बाद आते हैं हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर पर। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने अभी रीड किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने जैसे ही एप्पल उनके ऊपर गिरा सोचना स्टार्ट कर दिया
कि क्या जिस तरह से वो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्या उसी तरह से एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? सो आंसर इज यस। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें कंटेंट है, मीन्स जिसका मास है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बट अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो एप्पल अर्थ की तरफ मूव क्यों कर जाता है? बिकॉज ऑफ मास। अर्थ का मास एप्पल के मास के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऑल ओवर अट्रैक्शन, हर टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो अट्रैक्शन है वो क्या है? ग्रेविटेशनल, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द force with which two objects attract each other is called gravitational. So what is the cause of gravitational force? Cause of gravitational force is mass. हर दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स एप्पल अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एप्पल को अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अब हम ये कहें कि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ देयर masses. So cause of gravitational force is mass. हर वो ऑब्जेक्ट जो दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, या दूसरी ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, उन ऑब्जेक्ट्स में कंटेंट होने चाहिए, मास होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। तो कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास, एंड द नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज attraction. It means gravitational force. According to the gravitational force, the force with which two objects attract each other is called gravitational force. एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, वहां कंडीशन क्या है? कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दोनों ही कंटेंट क्या होने चाहिए? उनके मास होने चाहिए। जो भी दो सब्सटेंसेस हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उनमें कंटेंट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट विथ विच टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ ये भी मेंशन कर सकते हैं two masses attract each other is called gravitational force. एक मास दूसरे मास को जब अट्रैक्ट करता है, that is the cause of gravitational force is mass. Suppose that एक साउंड यहाँ से ट्रेवल कर रही है, एक साउंड यहाँ से रिलीज हुई, दूसरी साउंड वहां से रिलीज हुई। एक साउंड दूसरी साउंड को अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वहां मास नहीं है, कंटेंट नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। कॉज क्या है? कब लगता है? वो ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। एंड एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। दैट इज द नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ
attraction, and that this force of attraction is called gravitational force. मैनी ईयर्स तक, काफी टाइम तक बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर्स ये स्टडी करते रहे कि प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं. बहुत से साइंटिस्ट ने देखा कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं सर्कुलर ट्रैक पर. सो देयर हैज टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पे? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सन प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. Force of attraction between two masses, that is gravitational force, and the planet revolve around the sun on a circular track, that is the because of centripetal force. तो बहुत से साइंटिस्ट ने मोशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर स्टडी की, प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं. उन्हीं में से एक थे साइंटिस्ट कैप्लर ने प्लैनेट्स के मोशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी की थी. कैप्लर के टीचर थे माइकल माइसलेन ने अपनी होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ डाटास को कलेक्ट किया. उनके कलेक्ट किए हुए डाटास पर कैप्लर ने स्टडी की पूरी लाइफ सबसे ज्यादा. मतलब जिसे एक सुपर कंप्यूटर भी नहीं स्टडी कर पाता, जिसकी स्टडी कैप्लर ने उन डाटास को की थी. और 3 लॉज दिए प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर, 3 लॉज दिए. और न्यूटन ने कैप्लर्स के लॉज को एक स्टेप और आगे बढ़ाकर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, डिस्क्राइब किया. तो ऑल ओवर जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशन की स्टडी है, कैप्लर, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, इन सभी का एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था. गैलीलियो गैलीलाई जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं. एंड ऑल्सो आइजैक न्यूटन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स, बट द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज गैलीलियो गैलीलाई. तो इसके ऊपर कैप्लर, गैलीलियो गैलीलाई, कोपरनिकस, न्यूटन, इन सब की कंबाइंड स्टडी की थी. और कैप्लर ने जो लॉ दिए थे, उन्हीं लॉ को एक स्टेप और आगे बढ़कर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था. नाउ लेट्स सी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो वी रीड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स कि कोई एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच जिनमें मासेस हैं, जिनके अंदर कंटेंट्स प्रेजेंट है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और नेचर क्या है उनका? अट्रैक्शन. 2 ऑब्जेक्ट जिनमें मासेस हैं, उनका नेचर क्या है? अट्रैक्शन. और उसके बाद बहुत से फिलोसोफर्स, बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर स्टडी की. प्लैनेट्स का मोशन किसकी वजह से है? ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हैज टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो प्लैनेट्स के मोशन पे कैप्लर, गैलीलियो, कई साइंटिस्ट, बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी की थी. कैप्लर ने अपने टीचर के, माइकल के जो डाटास थे, उन डाटास को रीड किया. रीड करने के बाद प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर 3 लॉज दिए, जिसे कैप्लर्स लॉ के नाम से जानते हैं हम. कैप्लर्स के लॉ को रीड करके या उसकी स्टडी करके आइजैक न्यूटन ने एक स्टेप और आगे मूव करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था. नाउ लेट्स सी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अभी हमने रीड किया था कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करती है तो वहां कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव नहीं कर सकती.
तो सन के चारों तरफ अगर अर्थ मूव हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, वहां कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये अर्थ को ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कहां से हुआ? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। अब एक दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, सपोज दैट हम बात करें सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स किसके चारों तरफ मूव करते हैं? प्लैनेट्स के। अब यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड हुआ। तो ऑल ओवर अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है या सैटेलाइट है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अपने ऑर्बिट में ही मूव हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं ऑल ओवर सोलर सिस्टम होल्ड्स टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सपोज दैट we have two objects according to this law. Object A and object B, and their masses is, mass of first object is m and mass of second object is small m, and distance between them is denoted by d. That is the distance between them from the center. सेंटर से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कैपिटल M है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है। Now let's see what is the universal law of gravitation. And according to universal law of gravitation, every object in the universe attract every other object. Every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. That is the universal law of gravitation. Now let's see what is the according to this law. Every object in the universe attract every other object. Every object in the universe attract every other object with a force. First statement, with a force, and the force is directly proportional to the product of their masses. Force is directly proportional to the product of their masses, and this force is inversely proportional to the distance, square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. That is first statement and that is second statement. Now let's see again. Every object in the universe attracts every other object. Every object in the universe attracts every other object with a force.
एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है एंड दिस फोर्स इज प्रपोजनल, और उनके बीच लगने वाला वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो प्रपोजनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के. दिस फोर्स इज प्रपोजनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड inversely proportional to the square of distance between them. Now by equation first and second, F is proportional mm upon d square according to the universal law of gravitation. Force every object in the universe attract every other object with a force and which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. That is the universal law of gravitation. As we know that जब भी हम proportionality का साइन रिमूव करते हैं वहां एक कांस्टेंट आ जाता है. तो जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे यहाँ एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट इज कैपिटल G, एंड दिस G इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट. दिस G इज स्टैंड फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम ये नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे. सो नाउ यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स जो हमने आज रीड किए हैं. सभी टॉपिक्स को रिवाइज करें. सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे कैपिटल G, व्हाट इज कैपिटल G एंड SI यूनिट ऑफ कैपिटल G एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल G.